वो ज्यादा होगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को पहले प्रश्न के साथ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और यह दांडी यात्रा जो थी वो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था और वो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा समझौता दिल्ली समझौता कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो दिल्ली समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता जो है वो दिल्ली समझौता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा द्वारा किस आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो गांधी जो दांडी आंदोलन यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि दांडी यात्रा के द्वारा किस आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में ही क्या हुआ था, कांग्रेस जो 1907 में क्या हुआ था, टूट गई थी, वो फिर से क्या हो गया, नरम दल और गरम दल एक हो गए और साथ साथ मुस्लिम लीग भी 1916 में आ गया, यानी कि मिलन हुआ था एक तरह से फिर से नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का। कब, लखनऊ समझौते के तहत 1916 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ही रॉलेट एक्ट लगाया गया था, ताकि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी अंग्रेज उससे घबराए हुए थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट पारित किया था। और इसका मतलब था कि नो अपील, नो दलील और नो वकील, यानी कि बिना किसी को कुछ कहे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी अंग्रेजी शासन। ठीक है, और इसी के लिए रॉलेट एक्ट लगाया गया था और इसी के खिलाफ क्या हो रहा था, जलियांवाला बाग में एक प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उसी के दौरान अंधाधुंध गोलियां चलाई गई जिसमें निर्दोष और निहत्थे लोग बहुत सारे मारे गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूना समझौता किनके बीच हुआ। तो पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो हंटर समिति का। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो हंटर समिति का। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है वो क्लास 10 के हिस्ट्री से लिए गए हैं। क्लास 10 के हिस्ट्री से लिए गए हैं और यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। तो अंग्रेजी साम्राज्य के वाद के खिलाफ जो असंतोष था वो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था और यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह बंगाल विभाजन किया गया था। यहाँ भी क्या था कि उसे डर था कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो बढ़ रही है, ठीक है, और लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। तो उसी राष्ट्रवाद के उदय को दबाने के लिए क्या किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा सके। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन वापस लिया था। आपको हार्डिंग पार्क याद रखना है, पटना का हार्डिंग पार्क। तो 1911 में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस ले लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में यहीं पर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। तो लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी।
हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में ताशकंद में किसने की? तो एम एन रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ऐसा कहा। आगे है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि 1925 में केवी हेडगेवार के स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वो ऐसे चित्तरंजन दास थे, सीआर दास। यहाँ पर गलती से क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ये महासचिव थे, ये महासचिव थे। सीआर दास जो थे क्या थे? वो स्वराज दल के अध्यक्ष थे। स्वराज दल के अध्यक्ष सीआर दास थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, और बारदोली जो है वो सूरत से थोड़ी दूर पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष वापस आए? तो वर्ष 1915 में। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जो हुआ था उसी में गांधी जी ने भाग लिया था। कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग ली थी। उसके अलावा जो 1930 और 1932 में हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932 में। तो कांग्रेस ने केवल 1931 में भाग लिया था और उसी में गांधी जी भी गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसे अपनी एक रिपोर्ट देनी थी। 1909 में जो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था तो उसी के रिव्यू के लिए, क्योंकि 10 साल पे रिव्यू होता था और फिर नया रिपोर्ट बनता था, तो उसी के रिव्यू के लिए 1919 वाले के रिव्यू के लिए यह कमीशन आ रहा था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सभी अंग्रेज थे और इसी के लिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ और साइमन गो बैक के नारे भी लगे और जिसमें लाला लाजपत राय उनकी मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उनके सर पर लाठी से प्रहार किया गया, जिसके कारण कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और तो यही साइमन गो बैक का वो आंदोलन था। तो साइमन कमीशन कब आया था भारत? 1928 में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किन्होंने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, किसने की थी? तो मैकडोनाल्ड ने ही सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। कान्हा भगत आंदोलन किन आदिवासियों का है? तो उड़ाव। कान्हा भगत आंदोलन उड़ाव आदिवासियों का है। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में हुई थी। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बाराबंदी आंदोलन हुआ था। बाराबंदी आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। भारत में पहला कपड़ा मिल 1854 में किसने खोला था? तो कावस जी नानाजी दाभर ने। भारत में पहला कपड़ा मिल खोला था 1854 में कावस जी नानाजी दाभर ने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो कलकत्ता में 1917 में। 1917 में पहली जूट मिल बनी कलकत्ता में। 1917 में पहली जूट मिल स्थापित हुई कलकत्ता में।
अगला है इंग्लैंड में सभी पुरुष एवं स्त्रियों को वयस्क मताधिकार कब मिला था? तो 1828 ईस्वी को इंग्लैंड में सभी पुरुष एवं स्त्रियों को वयस्क मताधिकार मिला था 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था 1770 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना था? तो 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट बना था। 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट बना था 1881 ईस्वी में। भारत में पहली बार कोयला उद्योग कब शुरू हुआ? तो 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग शुरू हुआ था। 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग शुरू हुआ था। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, यानी कि टिस्को की? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एआईटीयूसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन चला था। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। आज मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन कम कर रहा हूं क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफी कम हो जाती है और समय बहुत कम है, तो आप डायरेक्ट ही इन प्रश्नों को बार बार देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि क्या होगा, बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और थोड़ा याद रखने का भी प्रयास कीजिएगा, इसमें आपको थोड़ी सी याद करने की मेहनत उठानी पड़ेगी। तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से ही औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी। वस्त्र उद्योग से ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबनेजर हार्बर ने गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा एबनेजर हार्बर ने ही की थी। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। अगला है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई थी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा? तो माध्यम वर्ग हो गया। यहाँ पे मध्यम वर्ग होगा। मध्यम वर्ग जो है वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा। 1810 से 1880 तक ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? तो 40 लाख हो गई थी। अच्छा, ये सब प्रश्न क्यों आवश्यक है? देखिए, इसको जोड़ के देखिएगा कि औद्योगिकरण, ठीक है, शहरीकरण, इन सब प्रश्नों से इसको जोड़ कर देखिए कि कैसे औद्योगिकरण ने प्रभावित किया जीवन को, और औद्योगिकरण से क्या हुआ, यात्राएं हुई, फिर क्या हुआ, शहरीकरण बढ़ा, फिर क्या उपनिवेशवाद बढ़ा, साम्राज्यवाद बढ़ा। तो इस तरह से करके ना पूरा एक पैटर्न है जो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और ये सारे प्रश्न 10th क्लास से लिए गए हैं डायरेक्ट। तो 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 40 लाख हो गई थी। अगला है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण को बुरी तरह से प्रभावित किया। जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे? तो सुमेर में जिगुरात बनवाए गए थे। लंदन में भूमिगत रेल कब शुरू हुआ? तो 1863 ईस्वी में लंदन में भूमिगत रेल शुरू हुई। ठीक है। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में सबसे पहले मॉडर्न सिटी बने थे। मॉडर्न सिटी सबसे पहले इंग्लैंड में ही
बना था? मॉडर्न सिटी सबसे पहले इंग्लैंड में ही बना था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 ईस्वी में हुआ। 1965 ईस्वी में हुआ। देखिए 1965 ईस्वी तक क्या था, सिंगापुर में बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार था। कहा जाता था कि घूस नीचे से नहीं बिल्कुल दिखा के दिया जाता था, लेकिन उसके बाद वहाँ की शासन व्यवस्था ने इतना अच्छा काम किया कि आज सिंगापुर काफी ट्रांसपेरेंट कंट्री और काफी विकसित हो चुका है। तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का जो उदय हुआ वो 1965 ईस्वी में हुआ था। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ। लंदन में रैन बसेरे किसके लिए बनवाए गए थे? तो बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरे बनवाए गए लंदन में। लंदन में रैन बसेरे बेसहारा लोगों के लिए बनवाए गए। लंदन में गार्डन सिटी किन लोगों के लिए बनवाया गया? तो धनी लोगों के लिए। देखिए रैन बसेरा बनवाया गया निर्धन लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए, और गार्डन सिटी बनवाया गया था किसके लिए? धनी लोगों के लिए। धनी लोगों के लिए गार्डन सिटी बनवाया गया था। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संयमता आंदोलन किस महानगर में चला? तो लंदन में। लंदन में संयमता आंदोलन चलाया गया था। लंदन में संयमता आंदोलन चलाया गया था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत जो है 1990 के दशक में शुरू हुई थी। 1990 के दशक में शुरू हुई थी। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है वो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है। गिरमिटिया, गिरमिटिया अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट पर जो मजदूर भेजे जाते थे दूसरे देशों में उनको क्या कहा जाता है? गिरमिटिया कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ, ईयू। ईयू का जो स्थापना हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, जो कि क्या हुआ था कि यूरोप की अर्थव्यवस्था जो थी युद्ध के कारण काफी चरमरा गई थी, तो इसी के लिए यूरोपीय संघ का गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला है कि प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया तथा यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग से, यानी जो चीन से क्या यूरोप तक पहुंचता था। तो रेशम मार्ग बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, क्योंकि इसी मार्ग से एशिया तथा यूरोप का क्या होता था? व्यापार होता था। इन सब चीजें देखिए प्रश्न ये बहुत ही मतलब हल्के हैं, लेकिन इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके को कंसेप्ट बिल्डअप में काफी मदद करने वाले हैं। अगला है किस क्रांति के बाद बाजार का स्वरूप जो था वो विश्वव्यापी हो गया, ग्लोबल हो गया था? किस क्रांति के बाद? तो औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ था? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी हो गया था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में क्या हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट शुरू हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में शुरू हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में। हमने बताया था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों क्या है? इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की उपज है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है दोनों इसी सम्मेलन की उपज है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? तो वस्त्र उद्योग। विश्व बाजार के स्वरूप का जो बेस था, देखिए शुरुआत में जो पूरा जो भूमंडलीकरण और विश्व बाजार एक दूसरे से कनेक्ट हुआ था वो वस्त्र उद्योग के चलते ही हुआ था। तो आधार जो था वो वस्त्र उद्योग ही था विश्व बाजार का। अगला है पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि पहले विश्व बाजार यानी कि वर्ल्ड मार्केट के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। ये डायरेक्ट याद रख लीजिएगा कि अलेक्जेंड्रिया जो था विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था। अगला है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी बिहार से। पश्चिमी बिहार से क्या होता था? गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनानी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था।
विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ? तो 18वीं शताब्दी से। 18वीं शताब्दी से विश्व बाजार का आधुनिक काल में विस्तार हुआ था। विश्व बाजार का जो विस्तार हुआ था मॉडर्न एज में, वो 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। कच्चे कपास का निर्यात 1800 से 1872 ईस्वी के बीच 5% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया था? तो 35%। कच्चे कपास का जो निर्यात है वो 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना हो गया था? 35% हो गया था। आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? फासीवाद तथा नाजीवाद। ठीक है, नाजीवाद तथा फासीवाद, फासीवाद तथा नाजीवाद। ठीक है, तो नाजीवाद क्या आपको याद है? हिटलर का नाम आपको याद ही होगा। ठीक है, और फासीवाद आपको मुसोलिनी जो इटली में था। तो इन दोनों के का ये क्या था कारण? तो वो आर्थिक मंदी थी। ठीक है, आर्थिक मंदी 1829 में जो आर्थिक मंदी शुरू हुई उसी कारण क्या हुआ था इन दोनों का? सॉरी 1929 में, थोड़ा सा ये हो गया, 1929 उसको माइंड करेंगे। 1929 में जो आर्थिक ये शुरू हुआ था उसी कारण क्या हुआ था? फासीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? तो औद्योगिक क्रांति। देखिए, औद्योगिक क्रांति से जुड़ी हुई सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति के चलते ही क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे से कनेक्ट होना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत बड़े बड़े कल कारखाने खुले, और उनके लिए किसकी जरूरत थी? तो कच्चे माल की जरूरत थी। और जब जो बन जाता था माल उसके लिए बाजार की जरूरत थी। तो इन दोनों की खोज में क्या हुआ? यूरोपीय कंट्रियों में क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और वो एक दूसरे देश को कब्जा करने की होड़ करने लगे, और इसी का शिकार भारत भी बना था और वो अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति कहीं ना कहीं इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद में होसे मेला। देखिए, डायरेक्ट इन प्रश्नों को याद रखिएगा, इसके डीप में ज्यादा, चूंकि हमारे पास समय जो है वो थोड़ा सा कम है, सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी टीआरई को लेकर हो, तो समय बहुत कम है, इसके लिए ज्यादा डिस्क्रिप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है। होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? तो चीन से। चीन से जाके यूरोप तक पहुंचता था। कौन सा? रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग जो है वो चीन से यूरोप तक जाता था। सिल्क रूट भी इसको कहा जाता है, सिल्क रूट। अगर रेशम मार्ग नहीं दे तो सिल्क रूट जरूर क्वेश्चन में शब्द देगा। ठीक है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से शुरू हुई थी? तो अमेरिका। अमेरिका ने ही बहुत ही बड़े स्तर से उत्पादन व्यवस्था को शुरू किया था। बड़े स्तर पर यानी लार्ज स्केल, यानी कि अगर कोई चीज का प्रोडक्शन हो तो बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, तो उस तरह का जो उत्पादन व्यवस्था है वो किसने शुरू किया था? अमेरिका। और आजकल चाइना भी इसका इसी कंसेप्ट पे चल रहा है कि वो अगर सुई भी निर्माण करता है तो इतना ज्यादा कर देता है कि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम जाती है। तो बृहत उत्पादन व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में। आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था। आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया था? ये कानून है वो ब्रिटेन में पारित हुआ था। कॉर्न लॉ कहाँ पारित हुआ था? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ पारित हुआ था। नूडल्स जो है मूलतः किस देश से संबंधित है? तो नूडल्स जो है वो चीन से संबंधित है। नूडल्स चाउमीन उमीन खाते हैं ना, वो सब नूडल्स के अंतर्गत ही आता है। तो यह मूलतः कहाँ है? चीन से संबंधित है। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? तो भारत से। देखिए, वो भारत से कपास का ही सबसे ज्यादा क्या करता था? इंपोर्ट करता था। अपने यहाँ वो ले जाता था और फिर वहां से बना के और हमारे यहाँ क्या करता था? बेच देता था। जिससे क्या हुआ कि उसको सस्ता कपास भी मिल जाता था और बना हुआ माल को खपाने के लिए बाजार भी मिल जाता था, क्योंकि उसी का कब्जा था यहाँ पे। और इससे क्या हुआ कि यहाँ का जितना भी कुटीर उद्योग धंधा था, खास के बुनकर, बुनकर की बहुत बड़ी भूमिका थी भारतीय समाज में। ठीक है, और इसी के कारण क्या हुआ? इनका पूरा उद्योग धंधा जो था, जो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री था, कुटीर उद्योग, और जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सब क्या हो गया? खत्म हो गया था। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का बंटवारा कब किया? तो यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 ईस्वी में किया था। 1885 ईस्वी में यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का बंटवारा किया था। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी? नहीं भाई, अब गिरमिटिया मजदूर नहीं जाएंगे, तो वो 1921 में उसने समाप्त कर दिया था। गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था को ही समाप्त 1921 में ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था। 1921 में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था।
बाइबल की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा कब किया गया था? तो 1766 ईस्वी में भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा किया गया था। 1766 ईस्वी में विलियम वोल्ट्स द्वारा सर्वप्रथम भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा, ये याद रखिएगा प्रश्न, भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ किया गया था वो विलियम वोल्ट्स के द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी। मिट्टी की मुद्रा, देखिए ये सब प्रिंटिंग से संबंधित प्रश्न है जो कि एक चैप्टर ही है पूरा का पूरा 10th में पढ़ना। देखिए तो आपको कम से कम 12th तक का बुक का अध्ययन कर लेना चाहिए, और वो भी थोड़ो पूरी तरह से, जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ था बीपीएससी टीआरई में कि उसी से कई प्रश्न पूछे गए थे, और लोगों ने क्या किया था खास के पीआरटी में कि 1 to 5 की तैयारी करने के लिए वो 8 तक की बुक को पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से गए। लेकिन क्या हुआ कि सारे प्रश्न जो थे क्लास 10 और क्लास 11 12 से पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 13वीं सदी में, शादी हो गया सॉरी, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ब्लॉक पेंटिंग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मार्को पोलो ने 13वीं सदी में ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। मार्को पोलो ने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे 13वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो फिरोज शाह मेहता ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था भारतीय द्वारा प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट था, इसको याद रखेंगे। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग का जो टेक्निक था, प्रिंटिंग, देखिए मुद्रण का अर्थ प्रिंटिंग है, छपाई। जैसे आज हम लोग पोस्टर बैनर वगैरह छपाते हैं ना, तो जो या किताबें छपती है, तो मुद्रण, देखिए मुद्रण एक क्रांति है, प्रिंटिंग क्या है? क्रांति है। अगर ये नहीं होता तो बहुत सारी चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। तो प्रिंटिंग को पहुंचाने वाला जो था वो था कैक्सटन। कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग को पहुंचाया था। क्योंकि प्रिंटिंग का शुरुआत कहाँ हुआ था? देखिए चाइना में, और उसके बाद इसका जो मेन ये होता है वो था जर्मनी में, ठीक है। और उसको इंग्लैंड किसने पहुंचाया था? कैक्सटन ने। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी प्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी। प्रिंटिंग की शुरुआत चीन में हुई थी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने संपादन किया था। यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने संपादन किया था। किस पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा क्या कर दी थी? बदल दी थी अमृत बाजार पत्रिका ने। क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस क्यों लगाया था? प्रेस पर एक तरह से यह सेंसरशिप था, लेकिन भारतीय भी कम तेज थोड़ी ना थे। उन्होंने कहा कि चलो अब इसको स्थानीय भाषा में ही कर देते हैं ताकि अंग्रेज को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा ही बदल दी थी। किस देश की सिविल संस्था परीक्षा ने मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ाई थी? तो चीन में। चीन में जो सिविल सर्विस शुरू हुआ उसमें प्रिंटिंग वाली सामग्रियों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ाई, और इससे प्रिंटिंग को काफी ज्यादा बल मिला और प्रिंटिंग बहुत विकसित अवस्था की ओर बढ़ा। किसने कहा कि मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था कि प्रिंटिंग जो है, देखिए प्रिंटिंग नहीं होता तो पुस्तकों के द्वारा विचारक जो एक जगह से दूसरे जगह अपनी बातों को पहुंचाते थे, वो पहुंचाना उनके लिए क्या हो जाता? बहुत मुश्किल हो जाता था। देखिए रेनेसा जो हुआ था यानी कि पुनर्जागरण,
इसमें क्या था, इस प्रिंटिंग ने काफी योगदान दिया था। इसलिए याद रखिए कि ये क्यों पूछा जाता है। देखिए, हमेशा प्रश्न को देख के ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया, इसका क्या औचित्य है। लेकिन देखिए, सभी चीजें एक दूसरे से इंट्रा कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। प्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल है पुनर्जागरण में, ठीक है। और फिर पुनर्जागरण से क्या हुआ था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा तो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई तो फिर उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, फिर कच्चे माल को ये बने हुए माल को खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। फिर आपसी देशों में क्या हुआ, होड़ हुआ दूसरे देशों पर कब्जा करने की। इससे एशिया और अफ्रीका के देश बहुत सारे उपनिवेश बन गए और फिर वहां से स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह शुरू होता है। तो ये सभी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि इन सब चीजों को पढ़ना है। तो मुद्रण ने प्रिंटिंग ईश्वर की महानतम देन है, ऐसा मार्टिन लूथर ने कहा था। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुआ। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में। चीन में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले विकसित हुई थी। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो जर्मनी में। जर्मनी में सबसे पहला जो कागज बनाने का कारखाना, कागज याद रखिए, कागज जब भी आएगा तो जर्मनी को याद रखिएगा। कागज बनाने का पहला कारखाना जो था वो जर्मनी में खोला गया था। छापाखाना का आविष्कार तो गुटेनबर्ग ने किया था। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस पहली बार बनाया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। इसको तो हमेशा याद रखिए, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। बेलनाकार प्रेस का तो रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था, रिचर्ड एम हो ने। भारत का पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। और कहाँ? गोवा में। भारत का पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लगाया गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। सामुदायिक संसाधन क्या है? मंदिर, मस्जिद, पार्क। ये सब क्या है? कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज हैं। मंदिर, मस्जिद, पार्क जिन पर सबका क्या होता है? जनता का हक होता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? संसाधनों के विदोहन से। देखिए, ये प्रश्न अजीब लगेगा आपको पढ़ने से कि ये इससे कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। देखिए कि हम जब लूटने का प्रयास करते हैं, संसाधन है तो खूब, जैसे पानी है तो उसको खूब हम लोग बर्बाद कर दें, ठीक है, तो और बाद में उसके लिए क्या करें? हाहाकार और त्राहिमाम करते रहें। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? संसाधनों के विदोहन से, यानी बहुत ज्यादा उसका दोहन होता है जब संसाधनों का, तो उसको डाकू की अर्थव्यवस्था कहते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। खनिज जो है वो संसार का सबसे कीमती संसाधन है। संस... संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कहना है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिमरमैन का कहना है। देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कहना है? तो जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जिमरमैन का है। द पॉल्यूशन बम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में द पॉल्यूशन बम पुस्तक प्रकाशित हुई थी। द पॉल्यूशन बम पुस्तक 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंजाब किस प्रकार के संसाधन में गरीब राज्य है? तो खनिज संसाधन। देखिए, पंजाब में क्या है, खेती बहुत ज्यादा है विकसित अवस्था में, लेकिन वहां पर क्या है, खनिज का बहुत ज्यादा अभाव है और काफी गरीब है खनिज में पंजाब। वुडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी? ठीक है, वो वुडलैंड भी कहा जाता है कहीं कहीं, वुडलैंड यहाँ पर लिखा गया। वुडलैंड जो है वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। देखिए, इन्होंने ही सतत विकास की अवधारणा को दिया था। वुडलैंड लिखा गया, वुडलैंड भी होता है तो सतत विकास की अवधारणा इन्होंने ही दिया था, सतत विकास की अवधारणा। ऐसा विकास जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, ऐसा नहीं कि आज है तो आज ही खा पी के सब बरोबर करते हैं और भविष्य के लिए ना सोचे। लेकिन सतत विकास कहता है कि ऐसा विकास जो संसाधनों को इस प्रकार नियोजित करता है कि आज की जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। बांधों में जल किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? गुटेन ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की। गुटेन ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा कब किया गया था? तो 1766 ईस्वी में भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा किया गया था। 1766 ईस्वी में विलियम वोल्ट्स द्वारा
सर्वप्रथम भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्ट्स द्वारा, ये याद रखिएगा प्रश्न। भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ किया गया था वो विलियम वोल्ट्स के द्वारा 1766 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो 1041 ईस्वी में चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाई थी। मिट्टी की मुद्रा, देखिए ये सब प्रिंटिंग से संबंधित प्रश्न है जो कि एक चैप्टर ही है पूरा का पूरा 10th में पढ़ना। देखिए तो आपको कम से कम 12th तक का बुक का अध्ययन कर लेना चाहिए, और वो भी थोड़ो पूरी तरह से, जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ था बीपीएससी टीआरई में कि उसी से कई प्रश्न पूछे गए थे, और लोगों ने क्या किया था खास कर पीआरटी में कि 1 to 5 की तैयारी करने के लिए वो 8 तक की बुक को पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से गए। लेकिन क्या हुआ कि सारे प्रश्न जो थे क्लास 10 और क्लास 11 12 से पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 13वीं सदी में शादी हो गया, सॉरी 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? ब्लॉक पेंटिंग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मार्को पोलो ने 13वीं सदी में ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। मार्को पोलो ने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे 13वीं सदी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो फिरोज शाह मेहता ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय द्वारा प्रथम समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? तो बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था भारतीय द्वारा प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र बंगाल गजट था, इसको याद रखेंगे। मार्टिन लूथर कौन थे? तो धर्म सुधारक थे। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग का जो टेक्निक था, प्रिंटिंग, देखिए मुद्रण का अर्थ प्रिंटिंग है, छपाई। जैसे आज हम लोग पोस्टर बैनर वगैरह छपाते हैं ना, तो जो या किताबें छपती है, तो मुद्रण, देखिए मुद्रण एक क्रांति है। प्रिंटिंग क्या है? क्रांति है। अगर ये नहीं होता तो बहुत सारी चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। तो प्रिंटिंग को पहुंचाने वाला जो था वो था कैक्सटन। कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग को पहुंचाया था। क्योंकि प्रिंटिंग का शुरुआत कहाँ हुआ था? देखिए चाइना में, और उसके बाद इसका जो मेन ये होता है वो था जर्मनी में, ठीक है। और उसको इंग्लैंड किसने पहुंचाया था? कैक्सटन ने। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी प्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी। प्रिंटिंग की शुरुआत चीन में हुई थी। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने संपादन किया था। यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने संपादन किया था। किस पत्र ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। अमृत बाजार पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा क्या कर दी थी? बदल दी थी अमृत बाजार पत्रिका ने। क्योंकि वर्नाक्युलर प्रेस क्यों लगाया था? प्रेस पर एक तरह से यह सेंसरशिप था, लेकिन भारतीय भी कम तेज थोड़ी ना थे। उन्होंने कहा कि चलो अब इसको स्थानीय भाषा में ही कर देते हैं ताकि अंग्रेज को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा ही बदल दी थी। किस देश की सिविल संस्था परीक्षा ने मुद्रित सामग्री की मांग बढ़ाई थी? तो चीन में। चीन में जो सिविल सर्विस शुरू हुआ उसमें प्रिंटिंग वाली सामग्रियों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ाई, और इससे प्रिंटिंग को काफी ज्यादा बल मिला और प्रिंटिंग बहुत विकसित अवस्था की ओर बढ़ा। किसने कहा कि मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो मार्टिन लूथर ने ऐसा कहा था कि प्रिंटिंग जो है, देखिए प्रिंटिंग नहीं होता तो पुस्तकों के द्वारा विचारक जो एक जगह से दूसरे जगह अपनी बातों को पहुंचाते थे, वो पहुंचाना उनके लिए क्या हो जाता? बहुत मुश्किल हो जाता था। देखिए रेनेसा जो हुआ था यानी कि पुनर्जागरण, इसमें क्या था? इस प्रिंटिंग ने काफी योगदान दिया था। इसलिए याद रखिए कि ये क्यों पूछा जाता है। देखिए हमेशा प्रश्न को देख के ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया, इसका क्या औचित्य है। लेकिन देखिए सभी चीजें एक दूसरे से इंट्रा कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। प्रिंटिंग का बहुत बड़ा रोल है पुनर्जागरण में, ठीक है। और फिर पुनर्जागरण से क्या हुआ था
कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा तो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई तो फिर उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, फिर कच्चे माल को ये बने हुए माल को खपाने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, फिर आपसी देशों में क्या हुआ, होड़ हुआ दूसरे देशों पर कब्जा करने की, इससे एशिया और अफ्रीका के देश बहुत सारे उपनिवेश बन गए और फिर वहां से स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह शुरू होता है। तो ये सभी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही वजह है कि इन सब चीजों को पढ़ना है। तो मुद्रण ने प्रिंटिंग ईश्वर की महानतम देन है, ऐसा मार्टिन लूथर ने कहा था। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1951 ईस्वी में आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम पारित हुआ। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो चीन में। चीन में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले विकसित हुई थी। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? तो जर्मनी में। जर्मनी में सबसे पहला जो कागज बनाने का कारखाना, कागज याद रखिए, कागज जब भी आएगा तो जर्मनी को याद रखिएगा। कागज बनाने का पहला कारखाना जो था वो जर्मनी में खोला गया था। छापाखाना का आविष्कार तो गुटेनबर्ग ने किया था। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस पहली बार बनाया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। इसको तो हमेशा याद रखिए, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। बेलनाकार प्रेस का तो रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था, रिचर्ड एम हो ने। भारत का पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगालियों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। और कहाँ? गोवा में। भारत का पहला जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लगाया गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। सामुदायिक संसाधन क्या है? मंदिर, मस्जिद, पार्क। ये सब क्या है? कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज हैं। मंदिर, मस्जिद, पार्क जिन पर सबका क्या होता है? जनता का हक होता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? संसाधनों के विदोहन से। देखिए ये प्रश्न अजीब लगेगा आपको पढ़ने से कि ये इससे कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। देखिए कि हम जब लूटने का प्रयास करते हैं, संसाधन है तो खूब, जैसे पानी है तो उसको खूब हम लोग बर्बाद कर दें, ठीक है, तो और बाद में उसके लिए क्या करें? हाहाकार और त्राहिमाम करते रहें। तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है? संसाधनों के विदोहन से, यानी बहुत ज्यादा उसका दोहन होता है जब संसाधनों का, तो उसको डाकू की अर्थव्यवस्था कहते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। खनिज जो है वो संसार का सबसे कीमती संसाधन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कहना है? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये जिमरमैन का कहना है। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कहना है? तो जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जिमरमैन का है। द पॉल्यूशन बम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में द पॉल्यूशन बम पुस्तक प्रकाशित हुई थी। द पॉल्यूशन बम पुस्तक 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंजाब किस प्रकार के संसाधन में गरीब राज्य है? तो खनिज संसाधन। देखिए पंजाब में क्या है, खेती बहुत ज्यादा है विकसित अवस्था में, लेकिन वहां पर क्या है, खनिज का बहुत ज्यादा अभाव है और काफी गरीब है खनिज में पंजाब। वुडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी? ठीक है, वो वुडलैंड भी कहा जाता है कहीं कहीं, वुडलैंड यहाँ पर लिखा गया। वुडलैंड जो है वो नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। देखिए इन्होंने ही सतत विकास की अवधारणा को दिया था। वुडलैंड लिखा गया, वुडलैंड भी होता है, तो सतत विकास की अवधारणा इन्होंने ही दिया था, सतत विकास की अवधारणा। ऐसा विकास जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, ऐसा नहीं कि आज है तो आज ही खा पी के सब बरोबर कर दें और भविष्य के लिए ना सोचे। लेकिन सतत विकास कहता है कि ऐसा विकास जो संसाधनों को इस प्रकार नियोजित करता है कि आज की जरूरतों के साथ साथ भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा। हमारा अगला प्रश्न है कि बांधों में जल किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो संचित संसाधन का उदाहरण है बांधों में जल चुके उसको रोक के रखा जाता है कृत्रिम तरीके से, तो वो संचित संसाधन का उदाहरण है बांधों में जल। अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में हुआ था। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो 1968 ईस्वी में। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था?
देखिए ये सब प्रश्न भूगोल से आपके हैं, ठीक है, भूगोल से इन प्रश्नों को लिया गया है। तो क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है क्या हमारा कि किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत, तो वुडलैंड कमीशन ने, ठीक है, और ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। 1987 में उन्होंने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। देखिए ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाते हैं। वुडलैंड कमीशन ने 1987 में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ज्वारीय ऊर्जा को किस प्रकार का संसाधन माना गया है, तो नवीकरणीय। नवीकरणीय रिन्यूएबल है, यानी कि इसको फिर से रिन्यू और जल्दी ही प्राप्त किया जा सकता है ज्वारीय ऊर्जा को, यानी ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ये नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक E.F. सुमेकर हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, तो E.F. सुमेकर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं E.F. सुमेकर। अगला प्रश्न है कि लद्दाख क्षेत्र में किस संसाधन की अधिकता है, तो सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत यहाँ की जबरदस्त है और क्या कह सकते हैं कि कल्चरल और हेरिटेज, मतलब बहुत ज्यादा घूमने योग्य जो टूरिस्ट प्लेस है यहाँ बहुत ज्यादा है। तो सांस्कृतिक विरासत यहाँ की क्या है, लद्दाख की बहुत ज्यादा है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अगला है मछलियों का अस्तित्व किस कारण खतरे में है, तो दूषित जल के कारण जो है मछलियों का अस्तित्व खतरे में है। दूषित जल के कारण मछलियों का अस्तित्व खतरे में है। बीमारू राज्य में बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आते हैं। बीमारू राज्य में बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आते हैं क्योंकि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी क्या है, कम है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण इनको बीमारू राज्य की भी संज्ञा दी गई है। योजना आयोग को भंग करके करके कौन सा आयोग का गठन हुआ, तो नीति आयोग का। नीति आयोग की स्थापना जो है वो योजना आयोग को के स्थान पर की गई। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। जो पहाड़ी ढलान होते हैं तो वहां पर सोपानी कृषि प्रचलित होती है, ठीक है। विभिन्न लेयर्स बनाए जाते हैं ताकि वहां पर पानी का क्या हो, एकाएक बहाव न हो और अपर्दन न हो, थोड़ा थोड़ा मिले, तो इससे क्या होता है वहां पर कृषि हो जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, सोपानी कृषि प्रचलित है। तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलन में है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी जो है काली ही मिट्टी का नाम है। देखिए रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी का ही नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एड्रिन है। एड्रिन जो है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है वो एड्रिन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रिन। एड्रिन जो है वो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है हमारा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ, तो 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ। 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है, तो केरल में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। केरल में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। केरल में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है, तो 8 भागों में बांटा है, 8 वर्गों में बांटा है। काली मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, तो कपास। कपास जो है वो काली मिट्टी की प्रमुख फसल है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान है, तो 22%। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पादन में 22% योगदान है। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है, तो उत्पादकता से। भूमि का मूल्यांकन उसके उत्पादकता से निर्धारित होता है। भूमि का मूल्यांकन उसके उत्पादकता से निर्धारित होता है। पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य होता है, तो 80% भूमि पर पंजाब और हरियाणा में कृषि कार्य होता है। 80% भूमि पर कृषि कार्य होता है।
10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी हो जाती है? तो दुगुनी हो जाती है। 10 डिग्री तापमान की यदि बढ़ोतरी हो जाए तो मिट्टी का निर्माण जो है ना वो दुगुना हो जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी हो जाती है? तो दुगुनी हो जाती है। 10 डिग्री तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति दुगुनी हो जाती है। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ को। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। खादर। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 मार्च 1950 को 1 मार्च 1950 को क्या हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था और यह एक परामर्शदायी संस्था थी जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती थी। ठीक है, और भारत के नियोजित विकास के लिए अपना कंसेप्ट देती थी। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? 2 पदेन प्रधानमंत्री होते थे, वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। और उसी तरह से नीति आयोग में भी क्या है कि उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। और योजना आयोग का स्थान किस आयोग ने लिया है? तो नीति आयोग ने ही योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ? नीति आयोग की स्थापना हुई। इससे पहले 1950 में बना हुआ योजना आयोग ही काम करता था। ठीक है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। मानव की न्यूनतम आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन, वस्त्र और आवास जो है मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन जो है वो शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2016। देखिए, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो भोजन, वस्त्र, आवास। जैसा हम कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये क्या है? मानव की सबसे न्यूनतम आवश्यकता है। देखिए, और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब चलाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था 1974 से 1978 के बीच में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या चलाया गया था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि हर घर में एलपीजी क्या पहुंचाया गया था। भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? 3 क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में देखिए कृषि है, कृषि और इससे जुड़े हुए पशुपालन है, खनन है, वन है, ये सब क्या है? प्राथमिक से है। और द्वितीय में क्या है? उद्योग, कल कारखाने किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीयक में क्या होता है? सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर आता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में उद्योग, तृतीयक में सेवा। बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब मिला था? तो 2006 में। 2006 में बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण मिला था। पंचायत स्तर पर महिलाओं को बिहार में 2006 में आरक्षण मिला था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो ब्राउन केन्स का। ब्राउन केन्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कहना है ब्राउन केन्स का। ब्राउन केन्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था जो है वो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। चावल कौन सी फसल है? तो खरीफ। देखिए, चावल खरीफ फसल है। चावल खरीफ फसल है।
भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन का विस्तार है। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में नंबर 1 है। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है असम। असम चाय का बहुत ही प्रमुख उत्पादक राज्य है। कहवा यानी कि कॉफी, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कॉफी का तो एक क से कॉफी, क से कहवा, क से कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। महाराष्ट्र किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। यहाँ पर कपास बहुत ज्यादा उपजाया जाता है महाराष्ट्र में। उत्तर भारत में कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात। गुजरात में मूंगफली सबसे ज्यादा उपजाई जाती है। मूंगफली सर्वाधिक गुजरात में उपजाई जाती है। दक्षिण भारत में कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है क्या है, गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? लगभग 2/3 भाग। 2/3 भाग क्या है? कृषि कार्यों में लगी हुई है भारत की। कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है नमी, तापमान और मृदा। नमी, मॉइस्चर, टेम्परेचर और मिट्टी का प्रकार जो है वो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है। नमी, तापमान और मिट्टी। नमी, तापमान और मिट्टी। पौधों में अंकुरण के लिए आवश्यक तापमान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस जो है आवश्यक तापमान है पौधों के अंकुरण के लिए। रबर की खेती किस राज्य में होती है? तो केरल में। केरल में रबर की खेती होती है। केरल में रबर की खेती होती है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कहा जाता है। झूम खेती, झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि यानी कि कुछ दिनों तक करते हैं वहां पर, फिर वहां से हट के कहीं अलग पे चले जाते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसफर हो के करते रहते हैं स्थानांतरित कृषि, उसको पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो कुरुबा। कुरुबा कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। देखिए, जो स्थानांतरित कृषि जो है उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंड में कुरुबा नाम है स्थानांतरित कृषि का। ज्वार की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज्वार की सर्वाधिक खेती होती है। बाजरा की सर्वाधिक खेती और गुजरात में। देखिए, ज्वार महाराष्ट्र तो बाजरा गुजरात। ज्वार महाराष्ट्र तो बाजरा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को ये किया है। आप भी वीडियो को 2 या 3 बार कम से कम देख लेंगे रिवीजन के तौर पे भी, चूंकि इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया है, तो आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रश्न याद होने की संभावना है। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद। जय हिंद।